लेकर आपका मेजबान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। बिल्किस बानो की इस्मत दरी करने वाले मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ आवाज तेज। कांग्रेस ने उठाए सवाल। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के वजीर ने मरकजी सरकार के फैसले को बताया शर्मनाक, जाएगा गलत पैगाम। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज। एलजी और वजीर दाखिला का मांगा इस्तीफा। जम्मू में रिहायशी मकान से 6 नीम बोसीदा लाशें बरामद होने से सनसनी। लाश को अस्पताल किया गया मुंतकिल, तहकीकात जारी। और शोपिया में मिलिटेंटों के कमीनगाह को किया गया तबाह। आदिल वानी का घर किया गया सील। अहल खाना को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसके पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से कई सख्त फैसले लिए जा रहे हैं और एक बड़ा फैसला इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि ऐसी गाड़ियां, ऐसे मोटरसाइकिल जिसके आगे और पीछे नंबर प्लेट, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर HSNP कहते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कहते हैं, अगर वो नंबर प्लेट नहीं होंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा सादिर किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से और कहा गया है कि ऐसे मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें नंबर प्लेट आगे और पीछे नहीं लगे होंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पुलिस के हुक्मनामे के मुताबिक गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल, खासतौर से मोटरसाइकिल पे की खरीदने को लेकर के खरीद और फरोख्त की तफसीलात मकामी थाने में होने जरूरी है। यानी मुकम्मल जानकारियां थाने के पास होनी चाहिए आपकी गाड़ी के बारे में कि आपने गाड़ी कब खरीदी है, कहां से खरीदी है, क्या कुछ नंबर है। और आप जब अपने रास्ते बाहर निकले, सड़कों पर निकले और कहीं भी जाना हो, मोटरसाइकिल का जब भी इस्तेमाल करें तो बाहर आने से पहले एक बार देख ले कि आपके मोटरसाइकिल पर आपका नंबर प्लेट है या नहीं है। नंबर प्लेट सिर्फ आगे रखने से काम नहीं होगा। अगर सिर्फ आगे रखते हैं, पीछे नहीं रखते नंबर प्लेट, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से हुक्मनामा बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से यह भी किया गया है, कहा गया है कि अब आपको अपनी गाड़ी के हवाले से मकामी थाने में जाकर के जांच करनी होगी कि तफसीलात मकामी थाने के पास है या नहीं है। मकामी थाने में आपको अपनी गाड़ी की तफसीलात देनी होगी। चूंकि मिलिटेंटों की सरगर्मियां मुसलसल मोटरसाइकिल के जरिए जो टारगेट किलिंग का वाकया पेश आ रहा है, उसकी वजह से इंतजामिया को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से यह फैसला लिया गया है मिलिटेंटों के हमले के पेश नजर और मोटरसाइकिल को बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल किया गया है। और इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंज होता है ऐसे मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट ना हो और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को ट्रैक करना और उसकी तफसीलात निकाल करके मिलिटेंटों तक पहुंचना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि आपको अपनी गाड़ी के आगे और पीछे दोनों मकाम पर नंबर प्लेट रखना लाजमी होगा। साथ ही साथ अपनी गाड़ी की तफसीलात भी आपको मकामी थाने में देखने होंगे कि है या नहीं है तो वहां जमा कराने होंगे। आसिफ रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है, नया हुक्मनामा जम्मू कश्मीर पुलिस का आया मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट के हवाले से, तफसीलात के हवाले से क्या अपडेट है? देखिए रहमत, ये एक बड़ा फैसला पुलिस की तरफ से है। जम्मू कश्मीर के अंदर मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई थी जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बड़ा रोल था। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो थी वो तमाम गाड़ियों पर इंस्टॉल करनी थी और 15 मई 2022 लास्ट डेट कर दी गई थी, जो डेडलाइन रखी गई थी कि तब तक अगर आप अपने गाड़ियों पर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो नहीं लगाते, इंस्टॉल नहीं करते, तो उससे आपकी मुश्किलें हैं। उसके बाद गाड़ियां सीज भी हो सकती हैं और ब्लैक लिस्ट भी आपको किया जा सकता है। यानी आपकी गाड़ी कहीं पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां पर भी नंबर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन साथ ही साथ सरकार जो मुतलका महकमा है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। अब जो पेशरफ्त हुई है वो इसलिए हुई है कि जश्न आजादी से पहले और बाद में हमने देखा कि पिछले 100 घंटों के दौरान तकरीबन 8-9 बैक टू बैक हमले, जिनमें ग्रेनेड हैं, एनकाउंटर्स हैं, अटैक करके भागने, और फिर कल का इंसिडेंट हमारे सामने साउथ कश्मीर का जहां 2 भाइयों को टारगेट किया गया। लगातार केसेस इस तरह के इंक्रीज होना या मिलिटेंट अटैक्स के बढ़ने के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी के बीच पुलिस ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि मिलिटेंट जिस तरीके से कहीं पर अंधेरे का फायदा उठाकर अटैक करके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ या फिर कहीं पर जो आम शहरी हैं उनको टारगेट करके राहदार इख्तियार करते हैं, उस चीज से बचा जाए, उसके लिए कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्या कहा है, एक एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी और तमाम जो गाड़ियों के मालिकान हैं या फिर इनको चलाने वाले हैं उनके वेरिफिकेशन काम यकीनी बन सके, बेहतर हो सके, ये उनकी बेहतरी के लिए सरकार ने पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और अब जाकर पुलिस की तरफ से भी इसमें पेशरफ्त की गई है। और आज जो स्टेटमेंट पुलिस ने जारी किया है उसमें यह भी कहा गया कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियां बड़े ध्यान से रखें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इसलिए इंस्टॉल करें क्योंकि उनकी गाड़ियां
गलत तरीके मुल्क या रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल कोई करता है, मिलिटेंट्स उठाते हैं और उसमें कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। 15 मई के बाद यह सिलसिला बंद हो गया था कि अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आप जेल भी जा सकते हैं। कार्रवाई मुख्तलिफ दफात के तहत आईपीसी की मुख्तलिफ शिकों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कर सकती है। लेकिन अब ये कार्रवाई और तेज इसलिए बढ़ी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके हिसाब से भी जो तय कवायद थे, गाइडलाइंस थी, उनके मुताबिक इस काम कर रही है। और ये साफ कर दिया गया है कि अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं या आप गाड़ी मालिकान हैं तो आप दोनों के लिए ये जरूरी है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं, जिस का चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली है या नहीं, आगे और पीछे ये जो प्लेट का लगना है ये है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल अप्रैल 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी के लिए मरकजी सरकार की तरफ से ये मौत, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है उसकी तरफ से फैसला लिया गया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाएंगे ताकि सलामती सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया जा सके और गाड़ियों का जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुल्क या रियासत मुखालिफ या शहरी मुखालिफ कोई कार्रवाई होती है उसमें गाड़ियों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, उन तमाम चीजों से बचने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम करके पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। ये इख्तियारात भी उन्हें दिए गए थे। अब हुआ क्या है कि आपके सामने इंसिडेंट सिर्फ 3 दिन पीछे आप चले जाएं, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। 3 दिन पहले नौहट्टा श्रीनगर के अंदर जहां पर पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, बल्कि जो मिलिटेंट्स की तरफ से कार्रवाई की गई, पहले फायरिंग की गई मिलिटेंट्स की तरफ से और उसके बाद न सिर्फ हथियार छोड़कर फरार हुए बल्कि पुलिस के घेरे को इसलिए तोड़ने में मिलिटेंट्स इलाके से निकलने में कामयाब हुए क्योंकि उनकी तरफ से एक स्कूटी श्रीनगर के एक शहरी की इस्तेमाल की गई थी। बाद में स्कूटी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ कि उससे आखिर क्यों इस तरह की चूक हुई, गलती हुई। रात के अंधेरे में उसने स्कूटी दी मिलिटेंट्स को, मिलिटेंट इलाके से निकल गए और बाद में एक पुलिस एहलकार की जान भी चली गई। ये सारी सूरत हाल थी। उसके बाद होता क्या है, कल का इंसिडेंट हमारे सामने है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले एक लंबे अरसे से मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां चल रही हैं। इनमें एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा रहे हैं और जनूबी कश्मीर में जब कल कश्मीरी पंडित 2 भाइयों के ये इतलात मिली, पुलिस ने कंफर्मेशन की कि उन्हें मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया, ट्वीट करके ऑफिशियली जानकारी दी गई। उसके कुछ घंटों के बाद रात को एक और हमला शोपियां में होता है और उसी करीबी इलाके के अंदर कार्रवाई जाकर हुई। एक एक्टिव मिलिटेंट आदिल काफी वक्त से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, बिलखुसूस वादी में, शुमाली कश्मीर के अंदर मिलिटेंट तंजीम के साथ वाबस्तगी है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले करने के इस पर इल्जामात हैं। उन इल्जामात को जब तय पाया गया और एक्टिव मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज सुबह बल्कि रात में जब कार्रवाई हुई तो उसके घर पर छापा पड़ा और घर का ऊपर वाला हिस्सा, जो तस्वीरों में भी हम सुबह से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने चैनल पर कि कैसे घर के ऊपर वाले हिस्से में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, बिजली का इस्तेमाल किया गया और पुलिस के बकौल पुलिस बयान जो है उसको सही मानते हुए कि वहां पर हाइड आउट था, मिलिटेंटों की कमीनगाह थी और वहां से बहुत सारी चीजें ऑपरेट की गई। घर के ऊपर वाले हिस्से को इस्तेमाल किया जा रहा था, यह पुलिस का स्टेटमेंट है। कार्रवाई हुई और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो हमने खबर भी ब्रेक की कि उस घर को न सिर्फ अटैच किया गया बल्कि जो सरगर्म मिलिटेंट है आदिल, उसके 3 भाइयों को, माँ बाप को, यानी वालिदैन के साथ साथ 3 भाई भी, वो इस वक्त तलाकों के पीछे जाएंगे या नहीं, थोड़ी देर में भी फैसला होगा। फिलहाल एक सवाल और मेरे जहन में ये आ रहा है, चूंकि जो हुक्मनामा जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी किया गया उसमें क्या कोई टाइम बाउंडेशन है कि ये जो लीगल एक्शन है कब से लिया जाएगा, कब तक की मुद्दत दी गई है कि आप अपने नंबर प्लेट को लगवा लें आगे पीछे और पुलिस के थाने में जाकर तफसीलात दर्ज करा लें? इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन है या फिर जल्द से जल्द का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया? देखिए, जल्द से जल्द जरूर कहा गया है, फिक्स डेडलाइन नहीं है। जल्द का मतलब यह हुआ कि आप मैंडेटरी हो गए हैं, चाहे अभी हैं, थोड़ी देर बाद हैं, शाम को हैं, सुबह है। ये मैंडेटरी है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट्स जो हैं, नंबर प्लेट्स हैं, वो आपकी गाड़ी पर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, इन केस आप किसी भी तरीके से लापरवाही बरतते हुए पाए गए तो पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि उस वक्त आप कोई भी एक्सक्यूज देंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की सर्कल में आएगा, कानूनी तौर पर उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि एक तो गाड़ी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, जिसका मतलब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सारी चीजें और नई गाड़ी खरीदते हुए भी आपको मुश्किल पेश आएंगी। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई होगी उसमें आप पर गाड़ी आपकी जब्त करने के अलावा जो कैश भी आपको देना होगा जुर्माने की सूरत में, वो भी किया जाएगा। और 2 व्हीलर्स के लिए भी क्लियर कर दिया गया है, सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ जम्मू के लिए, सिर्फ कश्मीर के लिए है या फिर जम्मू के लिए भी, पूरे यूटी के लिए हुक्मनामा है? देखिए, फिलहाल ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का सिलसिला है ये तो पूरे यूटी में चल रहा है, लेकिन ये जो अभी पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, श्रीनगर पुलिस ने जारी किया शहरियों के लिए, गाड़ी मालिकान के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको बेहतर बनाया जाए। अब उन तमाम लोगों को भी आगाह कर दिया गया रहमत
कि अगर आप किसी से गाड़ी खरीदते हैं, पहले ये पता कराएं ये गाड़ी पीछे आई कहाँ है, रियासत के बाहर से आई या यहीं पर किसी जिले से, और जिस शख्स ने गाड़ी खरीदी थी उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद गाड़ी किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर की जाए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आपको एनओसी, सारी चीजें डिक्लेयर की जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये श्रीनगर पुलिस की तरफ से, जिसका मतलब आसानी से समझ लीजिएगा श्रीनगर से शुरुआत हुई है, वैली के अंदर और जम्मू के अंदर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एक्टिव मिलिटेंट्स की न सिर्फ तादाद मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमलों का शिकार सिक्योरिटी फोर्सेज को बना रही है, बल्कि हमलों में तेजी के बाद यह भी देखा गया है कि मिलिटेंट्स ने पिछले कुछ दिनों से एक और नया तरीका अपनाया है कि हमला करो और फौरन से चाहे हथियार आप छोड़ दें या साथ ले जाएं, जैसे मौका मिले कोई भी गाड़ी उठा लो, रास्ते में मिले या कोई भी, तो उसे डरा धमकाकर आप अपनी गाड़ी उनसे गाड़ी लेकर इस्तेमाल करके अगले रास्ते पर चले जाते हैं। तो उस सिलसिले को रोकने के लिए नजदीकी पुलिस थानों में कहा गया है कि जो आप गाड़ियां खरीदते हैं या जिनसे खरीदी हैं, जो गाड़ियों के मालिकान हैं, ड्राइवर्स आप किस तरीके से रखेंगे, सब लोगों की वेरिफिकेशन के हवाले से करीबी पुलिस थाने में, जो मुतलका पुलिस थाना है वहां पर फिलहाल श्रीनगर पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उनके मुताबिक उन्हें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, तफसीलात बताने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसका मतलब समझाने के लिए कि अगर अब आपकी गाड़ी भी आपके पास है तो उसकी सिक्योरिटी का एक तो आपको ख्याल रखना है, दूसरा है कि उस सिलसिले में तफसीलात आपको थाने में दर्ज कराने हैं। तीसरी बात यह है कि नंबर प्लेट आगे और पीछे लगा लीजिए, बाहर सड़कों पर खुले रास्ते पर मत रखा कीजिए अपनी गाड़ी को। पता नहीं कौन सा मिलिटेंट आपकी गाड़ी लेके चला जाए, दौड़ता हुआ तेजी से आपकी गाड़ी लेके चला जाए, फिर आपको मसले उठाने पड़े, तो ये आपके साथ हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से इस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है कि रास्ते से मिलिटेंट आपकी गाड़ी उठाकर ले जा रहे हैं, फिर आपको चक्कर काटने पड़ते हैं थाने के, जवाब देने पड़ते हैं सवालों के। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का सबसे पावरफुल कमेटी के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी की सबसे बड़ी टीम में बड़ी तब्दीली हुई है, सबसे पावरफुल टीम में बड़ी तब्दीली की गई है और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है, नितिन गडकरी को भी बोर्ड से बाहर कर दिया गया। ये दो बड़े नाम हैं ऐसे जिनको बाकायदा तौर पर जो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड है बीजेपी की, उससे बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में 11 मेंबरान हैं और अब 11 मेंबरान में से जो 3 नए चेहरे को शामिल किया गया है उसमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, बीएस येदियुरप्पा का नाम है और बीएल संतोष का नाम है। संतोष इन तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है, नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा जो सदर हैं पार्टी के वो बने रहेंगे, पीएम मोदी वो भी हैं इस कमेटी के मेंबर, इस बोर्ड के मेंबर, राजनाथ सिंह भी हैं, अमित शाह भी हैं, येदियुरप्पा को शामिल किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को शामिल किया गया है, के लक्ष्मण बरकरार हैं, इकबाल सिंह लालपुरा को शामिल किया गया है और सुधा यादव को जगह मिली है, सत्यनारायण जटिया को भी अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, बीएल संतोष ये नई एंट्री हुई है। तो ये बाकायदा तौर पर पार्टी के सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील 9 हुई है और इस तश्कील 9 में शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है, नितिन गडकरी को बाहर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब अगर देखें तो मरकजी इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी की कमेटी जो है, मरकजी इलेक्शन कमेटी जो है जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति कहते हैं, उसमें से भी शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को बाहर रखा गया है। जेपी नड्डा उस कमेटी में है, बाकायदा तौर पर पीएम मोदी है, राजनाथ सिंह, अमित शाह है, येदियुरप्पा को यहाँ भी एंट्री हुई है, सर्बानंद सोनोवाल को यहाँ भी जगह मिली है, लक्ष्मण को यहाँ भी जगह, लालपुरा यहाँ भी है, सुधा यादव यहाँ भी है, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस को यहाँ जगह मिल गई है, ओम माथुर को यहाँ जगह मिल गई है, बीएल संतोष यहाँ भी जगह बनाने में कामयाब हुए, वंथी श्रीनिवास ये भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो 2 कमेटियों का ऐलान किया गया, दोनों बीजेपी की सबसे पावरफुल कमेटी है। एक मरकजी पार्लिमानी बोर्ड है जिसमें से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है और दूसरा जो पावरफुल इलेक्शन कमीशन को लेकर के है वो मरकजी इलेक्शन कमेटी है जो बीजेपी की, उससे भी बाहर कर दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को, नितिन गडकरी को। शिवराज सिंह चौहान नितिन गडकरी के करीबी माने जाते हैं और नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर हैं। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके भारत से बाहर मुकीम भारतीय शहरियों को वोट देने का हक देने की अपील की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को वोट देने का हक मांगने वाली मफाद आमा की अर्जी पर आज समाअत करते हुए मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट एसोसिएशन की तरफ से दायर एक अर्जी का नोटिस लेते हुए लिया है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि एनआरआईज को वोट का हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर ज़ेर इल्तवा अर्जियों के साथ पीआईएल को मुंसलिक करने का हुक्म दिया है।
चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने केरला ओवरसीज एसोसिएशन की तरफ से दायर एक अर्जी का नोटिस लिया, जिसमें कहा गया था कि एनआरआईज को वोट का हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और पीआईएल को इस मामले पर जेरे इल्तवा दीगर जो अर्जियां हैं उन तमाम के साथ मुंसलिक करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के बकरवाला इलाके में रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इस इक़दाम को तारीखी करार दिया है। वाज़ेह है कि 1100 रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को 24 घंटे सिक्योरिटी के साथ फ्लैट्स में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। यह फैसला कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के बाद किया गया। इस फैसले पर मरकजी हुकूमत में हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा है कि हिंदुस्तान ने हमेशा उन लोगों का खैर मकदम किया है जिन्होंने मुल्क में पनाह मांगी है। एक तारीखी फैसले में तमाम रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को दिल्ली के बकरवाल इलाके में EWS फ्लैट्स में मुंतकिल किया जाएगा। वहां उन्हें बुनियादी सहूलियात, UNHRC ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एक और ट्वीट में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि जो लोग जानबूझकर हिंदुस्तान की पनाह गुज़ीन पॉलिसी को CAA से जोड़ने की अफवाहें फैलाते हैं वो मायूस हो गए हैं। हिंदुस्तान 1951 की अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन कन्वेंशन का एहतराम करता है और इसकी पैरवी करता है। पनाह मांगने वाले तमाम अफराद को पनाह फराहम किया जाता है, चाहे उनकी ज़ात, मजहब या अक़ीदा कुछ भी हो। आपको बताते चलें कि हुकूमत के इस फैसले के बाद दीगर ममालिक से पनाह लेने वालों की शनाख्त की जाएगी और उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी करके सियासी पनाह दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें पनाह गुज़ीनों के कवानीन की पाबंदी भी करनी होगी। दिल्ली हुकूमत को रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के लिए उन फ्लैट्स को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत दी गई है। हिदायत में कहा गया है कि उसे FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के हवाले किया जाए, जो रोहिंग्याओं को उन फ्लैट्स में मुंतकिल कर देगा। इसके साथ ही महकमा समाजी बहबूद इन फ्लैट्स में उन लोगों को पंखे, 3 वक्त का खाना, लैंडलाइन फ़ोन, TV वगैरह भी फराहम करेगा। गुजरात हुकूमत ने उन 11 मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया है जो 2002 के गुजरात फसाद के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत दरी और उनके कुंबा के 7 अफराद को कत्ल करने की पादाश में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। रिहाई का यह फैसला बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के जरिए बयान करदा माफ़ी के उसूलों के खिलाफ है। इन मुजरिमों ने महज 15 साल की सजा काटी है। अमित शाह के ज़ेर क़यादत वज़ारत दाखिला ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तमाम रियासतों को 10 जून को भेजे गए खत में कहा कि रियासतें बाज जराइम के लिए उन सजा याफ्ता कैदियों को रिहा कर सकती हैं जिन्होंने अपनी सजा की मुद्दत का 50% या उससे ज्यादा हिस्सा जेल में गुजार दिया है। ताहम खत में वाज़ेह किया गया है कि वो लोग जिन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है या जिनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है, जो लोग इस्मत दरी या बच्चों की जिनसी इस्तेसाल के मुजरिम हैं, जो लोग जहेज के लिए कत्ल के कसूरवार करार दिए जा चुके हैं, जो लोग पोटा, फीमा, NDPS और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार रखने और बदउनवानी करने के मामले में मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, ऐसे लोगों को माफी नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है, वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस फैसले की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने भी कहा है कि मैं वजीर आजम से गुजारिश करता हूं कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों की रिहाई के मामले में मुदाखलत करें और गुजरात हुकूमत के फैसले को तब्दील करें। रेपिस्टों के जेल से बाहर आने और इस्तेकबाल किए जाने का गलत पैगाम समाज में जाएगा। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। ये दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया था। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2,
गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं, कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊंगा। 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों गुजरात के हैं, यह जानना चाहते हैं क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे, यानी कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए? अगर दी थी तो साझा करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को आपके खोखले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए जो आपने लाल किले की प्राचीर से बोले थे, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। और अगर नहीं दी थी तो हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस गैर कानूनी काम को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुहिम के आगाज के मौके से खिताब करते हुए केजरीवाल ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा है कि आखिर जब भारत के पास कुदरत ने सब कुछ दिया है और किसी भी किस्म के कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, तो फिर दूसरे छोटे छोटे मुल्कों से भी तरक्की के मैदान में भारत पीछे क्यों रह गया? भारत के बाद आजाद होने वाले ममालिक, चाहे छोटे हों बड़े हों, तेजी से तरक्की कर गए और भारत आज भी पीछे है। आखिर ऐसा क्यों? भारत एक महान देश है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतना विशाल देश। और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया, फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए।
सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। महाराष्ट्र में असेंबली इजलास का आज पहला दिन था और शिंदे सरकार का असेंबली के अंदर पहला इम्तहान। इस मौके से अपोजिशन की जानिब से आज असेंबली के अंदर और बाहर भी एहतजाज किया गया। वजह सरकार का वो फैसला है जिसके तहत मेट्रो के लिए पैसे और दरख्तों को काटने का रास्ता हमवार हो गया है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार किसानों को पैसे नहीं दे रही है और साथ ही साथ मौजूदा सरकार को भी गैर आईनी सरकार बता रही है। तो महाराष्ट्र की जो की सरकार जो आई है वो सरकार असंवैधानिक है। यह भूमिका हमने शुरुआत से रखी है और यह असंवैधानिक सरकार जो महाराष्ट्र को बेचने का काम, गुजरात को फायदा देने का काम जो कर रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान आज ओलावृष्टि से परेशान है, उनकी खेती बर्बाद हो चुकी है। उनको मदद करने की जगह बुलेट ट्रेन में पैसे देने का काम राज्य की सरकार कर रही है और ऐसी असंवैधानिक सरकार का महाविकास आघाड़ी के पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में असंवैधानिक सरकार ये काम ना करे ये हमारे मोहित कंबोज ने आज एक ट्वीट किया है। मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है और 4 नाम के बाद 5वां नाम एनसीपी का बड़ा नेता गिरफ्तार होगा, ये बात कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है? आपको पता होगा कि जब से केंद्र में मोदी की और बीजेपी की सरकार आई है तो उन्हें ये देश। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है JKECC के हवाले से। बाज़ाब्ता तौर पर खबर आ रही है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसमें का उस फैसले के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि 27 अगस्त को राजभवन चलो का कॉल दिया गया है। कॉल का लिया फैसला है ये बाज़ाब्ता तौर पर 27 अगस्त को राजभवन का घेराव करने की कोशिश हो जाएगी, आपको कोशिश की जाएगी। ये सब के सब मनरेगा एम्प्लॉयज़, CPWS जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, ICDS जो है, ये सब अपनी तनख्वाहों की जो वागुजारी है उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। और JKECC यानी जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसकी मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 27 अगस्त को ये राजभवन का घेराव करके अपने मुतालबात इंतजामिया तक सरकार के सामने रखेंगे और उनका सबसे बुनियादी जो मुद्दा है, मकसद है, वो उनकी तनख्वाहें जो एक मुद्दत से लटकी हुई हैं उसे वागुजार कराना है। फिलहाल इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत करीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज़।